नमस्कार। YouTube चैनल अनुभव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं उदय सिंह बेनीवाल और साल है 2022। हमारा भारत आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है। 75 साल पहले अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया और हम आजाद हुए। पर क्या हम आजाद हुए? क्या आप कहेंगे अभी भी हमारे दिमाग में उपनिवेश है? क्या आप कहेंगे हमारी फैसला लेने की क्षमता 100% पूर्वाग्रह और हीन भावना से मुक्त है? यहां तक कि आप कहेंगे हमारी पसंद अभी भी बहुत ही ब्रिटिश और पश्चिमी है। जब अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया तो वे अपने शासन को वैध बनाने के लिए बहुत ही उतावले थे। इसलिए वे गोरे आदमी की प्रभुता का सिद्धांत लाए और उन्होंने सभ्य भारत के विचारों में विशेष कोरा उत्पन्न किया तथा एक विशेष दर्पण दिखाया जिसमें खुद को श्रेष्ठ जाति के रूप में चित्रित किया। उनकी प्रत्येक कहानी में अंग्रेज श्रेष्ठ थे, हम भारतीय हीन, दीन और मानसिक कमजोर। उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की जिसने अंग्रेजों को विज्ञान, कला और यहां तक कि नैतिकता में श्रेष्ठ बताया। 2 फरवरी 1835 वह दिन था जब मैकाले ने शिक्षा का अपना कार्यवृत्त भारत के लिए प्रसारित किया तथा उसने बेशर्मी से घोषणा की कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का एक शेल्फ भारत और अरब के पूरे देसी साहित्य से ज्यादा लायक है। इस पर आप क्विक फैक्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों, महाभारत होमर के इलियड और ओडिसी के संयुक्त रूप से लंबा है। महाभारत में 2 लाख से अधिक पंक्तियां हैं, जबकि इलियड और ओडिसी दोनों में कुल मिलाकर 60,000 पंक्तियां हैं। रामायण भी इलियड से 3 गुना बड़ा है। फिर भी मैकाले ने अपना झूठ बेचने या मैं कहूं अपनी कुटिल नीति अनुसार झूठ बोलने में संकोच नहीं किया। उसकी गंदी सोच के अनुसार भारत में ब्रिटिश शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का एक वर्ग निर्माण करना था जो रक्त और रंग में भारतीय होंगे लेकिन विचारों में, स्वाद में, नैतिकता में और बुद्धि में अंग्रेज। कुल मिलाकर पश्चिम को हमसे श्रेष्ठ बनाने का विचार था। क्या आपको लगता है कि मैकाले सफल हुआ? मुझे लगता है वह हुआ और आज भी सफल है। हम आज भी उन्हीं की भाषा में बात कर रहे हैं। आखिर अपने विचारों को देखिए। आज बहुत से पढ़े लिखे भारतीय अपनी पसंद के हिसाब से बहुत ही खास अंग्रेज हैं। कुछ अपनी संस्कृति के प्रति उदासीन हो गए। क्या आपको याद है जब भारत में कोल्ड प्ले का प्रदर्शन किया जाता था तो वह संगीत कार्यक्रम बिक जाता था? याद कराऊंगा आपको, जब जस्टिन बीबर ने भारत में अपना पहला प्ले किया, अखबारों ने लिखा जनता में पागलपन था। यह कार्यक्रम अभूतपूर्व था, लेकिन साल दर साल ऐसे कूटरचित प्रचार से अंततः भारतीय शास्त्रीय गायकों ने खाली हॉल में प्रदर्शन किया। भारतीय शास्त्रीय नृत्यकों को कोई दर्शक नहीं मिल रहा था। भारत के दिग्गज सोवियत नंदन ने एक बार कहा था कि लगता है अब भारतीय दर्शकों ने कथक के लिए अपना दिमाग बंद कर लिया है। लेकिन सालसा फ्लेमेंको को हम पलकों पर बिठाना पसंद करने लगे हैं क्योंकि हम इन नृत्यों को स्टेटस सिंबल के रूप में देख रहे हैं। और ऐसे किसी नृत्य को देखने या सीखने में कुछ भी गलत नहीं है दोस्तों। यह केवल आपको समृद्ध ही करेगा, लेकिन अपने आप को गुमनाम या बदनाम करने की कीमत पर नहीं। क्या आप जानते हैं कथक 4वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। मैं किसी भी पश्चिमी नृत्य शैली को नहीं जानता जो 4वीं शताब्दी से चली हो या उतनी विकसित हुई हो। पेरिस में लोअर श्रेष्ठ है, आप जानते ही हैं। और क्या, हमारे इंस्टाग्राम पर इसकी एक तस्वीर है और हमने इसे बार बार पसंद किया है। लेकिन भारत की आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी, जिसमें समकालीन कलाओं का सबसे महत्वपूर्ण समृद्ध संग्रह है, इसको एक वर्ष में सिर्फ 30,000 यूजर्स मिलते हैं। पेरिस में लोअर को हर साल 2.5 मिलियन व्यूअर्स मिलते हैं। लंदन की टैट गैलरी में सालाना 4 मिलियन की संख्या होती है। यह अंतर आपको क्या समझाता है? क्या हर भारतीय चीज में भारतीयों की दिलचस्पी नहीं रही? भारतीय हो फिर भी हर पश्चिमी चीज का जुनून? क्या हम अब भी इसके लिए मैकाले को जिम्मेदार ठहराते हैं या हमारी संस्कृति में निवेश करने की हमारी विफलता? कई कारण हैं और परिणाम आज स्पष्ट है। एक भारतीय पश्चिमी बनने या पश्चिमी जीवन शैली जीने का सपना देखता है। एक भारतीय के लिए पश्चिम आधुनिक जीवन में उन्नति का पर्याय बन चुका है। पर साथियों, हमें यह समझना होगा कि ये 2 समांतर एवं अलग अलग चीजें हैं, पश्चिमी और आधुनिक। यदि हम इस 75 वर्षीय औपनिवेशिक हैंगओवर को ठीक कर सकें,
यदि हम देख सकें कि मेकाले हमें वास्तव में क्या सिखाना चाहता था, तो ही हम अपनी विरासत के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। तभी हमें एहसास होगा कि हम भारतीय हैं, जो हमेशा अपने समय से भी आगे रहे हैं। प्राचीन भारत श्रेष्ठ था, प्राचीन भारत उन्नत था। बोधियान से मिलिए, वह 800 ईसा पूर्व में हुए थे। उन्होंने गणना की जिसे दुनिया आज भी पाइथागोरस प्रमेय के रूप में मानती है। पाइथागोरस 570 ईसा पूर्व ग्रीस में हुए थे। प्रबल संभावना बनती है कि उन्होंने उन हिंदू संतों से अध्ययन करते हुए प्रमेय को इजाद किया हो। क्या आपने फाइबोनाची संख्या अनुक्रम के बारे में सुना है? यह इस तरह होता है कि प्रत्येक संख्या दो पूर्ववर्ती संख्याओं का योग होती है। इस अनुक्रम के लिए इतालवी गणितज्ञ फाइबोनाची को श्रेय दिया गया, लेकिन हेमचंद्र नामक एक भारतीय ऋषि ने इसे फाइबोनाची से बहुत पहले लिखा था। हेमचंद्र भी पहले नहीं थे जिन्होंने इन संख्याओं का अध्ययन किया था। गोपाल नाम के एक भारतीय गणितज्ञ ने उनसे बहुत पहले इन संख्याओं का अध्ययन किया था, परंतु फाइबोनाची यूरोसेंट्रिक पुस्तकें आपको यह नहीं बताएंगी। कोई भी मेकाले कभी भी नहीं चाहेगा कि आपको यह पता चले कि एक भारतीय ने शून्य का आविष्कार किया, और भारतीय ही थे जिन्होंने दुनिया को पाई के मूल्य की गणना करना सिखाया, और भारतीय ने ही दशमलव प्रणाली या बाइनरी अंकों का या सौर मंडल के बारे में सूर्य केंद्रित सिद्धांत का आविष्कार किया। यह आर्यभट्ट ही थे मित्रों, जिन्होंने सबसे पहले समझाया था कि पृथ्वी गोल है, यह अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। पर आज हमने कोपनहेगन के बारे में जाना है। हम नासा की टी शर्ट पहनते हैं, स्वेट शर्ट पहनते हैं, लेकिन कोपरनिकस से 1000 साल पहले आर्यभट्ट ने पृथ्वी का व्यास निर्धारित किया था। चंद्रमा का व्यास वह भी निर्धारित किया था। भारत में विज्ञान की संस्कृति 5000 साल पुरानी है। क्या आप जानते हैं कि आधुनिक अंग्रेजी ब्रिक बॉन्डिंग सिंधु शहरों से प्रेरित थी? आज हम प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पश्चिम की ओर देखते हैं, लेकिन यह भारत ही था जिसने दुनिया को प्लास्टिक सर्जरी सिखाई। सुश्रुत से मिलिए, वे प्राचीन भारतीय चिकित्सक थे। वह लगभग 800 ईसा पूर्व कासा राज्य में रहे। इसलिए सुश्रुत संहिता राइनोप्लास्टी का विस्तृत विवरण देने वाला सबसे पहला ज्ञात दस्तावेज है। इसमें 300 से अधिक विभिन्न ऑपरेशनों का विवरण है। 121 सर्जिकल उपकरणों का भी विवरण है। उनमें से बहुत सारे आधुनिक सर्जिकल उपकरणों के समान हैं। सुश्रुत सेप्टिस को रोकने के लिए ऑपरेशन से पहले जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे। वे मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन करते थे। यह सब 800 ईसा वर्ष पूर्व में था। आज हम भारतीय विरासत के प्रति अपनी उदासीनता के कारण इस समृद्ध विरासत को खो चुके हैं। पश्चिम ने समय समय पर अपने फायदे के लिए इसमें अपनी नकारात्मक भूमिका भी निभाई है। 1990 के दशक की शुरुआत में दो अमेरिकी शोधकर्ताओं ने अमेरिकी पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय में यह दावा किया कि उन्होंने हल्दी या हल्दी से उपचार के गुणों की खोज की है। इन शोधकर्ताओं को 1995 में पेटेंट दिया गया था। अब यहां क्या मजेदार नहीं है कि हर भारतीय परिवार सदियों से घावों पर हल्दी के पेस्ट का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इनकी तरह हमने कभी पेटेंट दायर नहीं किया। लगभग उसी समय अमेरिकी कंपनी ने एक और पेटेंट के लिए आवेदन किया। यह नीम को एक कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में था, जिसे भारतीय किसान सदियों से जानते हैं। यह पेटेंट भी उनको मिला था। क्या आपको लगता है इन सभी कहानियों में एक सबक है? मैं कहूंगा कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां हमेशा झूठे दावे होंगे। इतिहास हमेशा रहेगा यूरोसेंट्रिक। विचारों और नवाचारों को चुराने वाले चतुर चोर हमेशा आपके आर पार रहेंगे। लेकिन अगर हम अपनी समृद्ध विरासत से दोबारा नहीं जुड़ते हैं, तो हमें मेकाले एंड कंपनी के बहकावे में आना ही होगा। हम मानते रहेंगे कि भारतीय हीन है। दुनिया आपको याद नहीं दिलाएगी कि पश्चिम में जो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी वह कॉटन जीन्स द्वारा संचालित थी, और उन मशीनों का आविष्कार भारत में हुआ था। सबसे पहला बंदरगाह जो ज्ञात है वह भारत में था। यह गुजरात के लोथल में था।
भारत में स्टील का निर्माण 500 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। यह संभव है कि भारतीय वैज्ञानिक आचार्य कणाद ने जॉन डाल्टन के जन्म से सदियों पहले परमाणु सिद्धांत तैयार कर लिया। भारत आसवन द्वारा जस्ता गलाने वाला पहला देश था और इन सब के बावजूद भारत कभी भी आक्रामक भारत नहीं बना, कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। हमारे पूर्वजों ने कभी किसी धर्म को कुचलने का युद्ध नहीं किया। हमने विश्व को न केवल विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान पढ़ाया, हमने सहिष्णुता का पाठ भी पढ़ाया है। हमारा देश 4 धर्मों, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म का जन्म स्थान है। इस समृद्ध विरासत को खोजना व जानना कठिन है। 75 साल पहले हमें इसी विरासत को फिर से हासिल करने का अवसर मिला था, लेकिन क्या हमने इसके साथ न्याय किया है? 75 साल पहले हमारे पुरखों ने एक स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। परिणाम यह रहा कि हम आजाद हुए और अर्थ यह होना चाहिए था कि आप और मैं दावा कर सकें कि हमारा क्या अधिकार है। आप महान भारतीय विरासत को जानते हैं, लेकिन 75 साल के बाद भी हमारे दिमाग में अभी भी वे ही श्रेष्ठ हैं। हम उनकी भावना से पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए। 2020 से आज तक की अवधि में भारत द्वारा तय किए गए पेटेंट की संख्या को देखें और दुनिया के बाकी हिस्सों से इसकी तुलना करें। यह एक पैरामीटर है, लेकिन यह आपको आपकी ही कहानी बताता है। स्वतंत्रता का अर्थ तार्किक, रचनात्मक व स्वाभिमानी सोच को पोषित करना माना जाता है। अपनी संस्कृति, अपने रंग, अपने रीति रिवाजों पर गर्व करने के बारे में स्वतंत्रता है। तो आइए पश्चिम की ओर देखना बंद करें, आइए अंदर देखें। हम 75 साल से आजाद हैं। अब समय आ गया है कि हम अपना खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त करें। अब समय आ गया है कि हम अपनी विरासत के साथ फिर से जुड़ें और उस स्थिति में वापस आए जहां हम हमेशा समय से बहुत आगे रहे। और आप भी।